फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा क्वेश्चन पेपर है और ये सेट ए है। ये क्वेश्चन पेपर है, मेरा नाम लिखा हुआ है इसमें। दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ AIBE 20। ठीक है, ये मेरा ही पेपर है जो मैंने पिछली बार दिया है, इसलिए मेरा नाम और रोल नंबर इसमें शो हो रहा है। सो दिस इज द ऑथेंटिक पेपर। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये पेपर सॉल्व कैसे करते हैं या इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई वो भी मैं बताऊंगा, साथ ही साथ आप पूरा क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। पिछले साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्वेश्चंस का लेवल है, मॉडरेट है या इजी टू मॉडरेट है, ये आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि पेपर कैसा आता है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे हैंडल करना है। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, ये पहला क्वेश्चन रिलेटेड है किससे? आईपीसी से। पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? आईपीसी से। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और उस पर लिख देना है कि ये सब्जेक्ट आपको, ये क्वेश्चन आपको किस डायरेक्ट में ढूंढना है। तो जैसे कि ये आईपीसी का क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आईपीसी। फिर जैसे ही मैं दूसरे क्वेश्चन में पहुंचता हूँ, मैं देखता हूँ दूसरा क्वेश्चन किससे है? बीएनएस से है। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं जैसे ही देखता हूँ बीएनएस का क्वेश्चन है, ये मुझे मार्क कर देना है। ये नंबर 2 क्वेश्चन किस डायरेक्ट में देखना है? मुझे बीएनएस के डायरेक्ट में देखना है। फिर क्वेश्चन 3 पे मैं आता हूँ तो देखते हैं ये एमवी एक्ट का क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया एमवी एक्ट। फिर क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे, देखने में आपको काफी लंबा लग रहा होगा, काफी लेंथी क्वेश्चन है। इसमें असर्शन, रीजन और उनका एक्सप्लेनेशन आपको देखना है, समझना है उसको। तो आपको ऊपर ऊपर देखना है ये क्वेश्चन किस रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और किस डायरेक्ट में आपको इसका कंसेप्ट मिलेगा। तो जस्ट मार्क आउट दिस एग्जैक्ट वर्ड और वहां पे मार्क कर देंगे कौन से डायरेक्ट में आपको देखना है, किससे रिलेटेड टॉपिक है ये। फिर उसके बाद हमारे पास है आईपीसी का क्वेश्चन नंबर 5, मैंने मार्क कर दिया आईपीसी। क्वेश्चन नंबर 6, 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और सेक्शन 62 ऑफ बीएनएस। यहाँ पे मैंने लिख दिया सेक्शन 62 ऑफ बीएनएस का मुझे चेक करना है अपने डायरेक्ट में। सेक्शन 7 पे जाएंगे, दिस रिलेटेड विद सीआरपीसी। कैसे पता चलेगा या सीआरपीसी क्या कि क्वेश्चन में डिफाइंड होगा? ये देखिए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो जस्ट आपको सीआरपीसी का डायरेक्ट ढूंढना है और उसमें ये सारे सेक्शंस चेक कर लेने हैं और आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। सेक्शन 8 देखोगे आप, बीएनएसएस से है। सेक्शन क्वेश्चन 9 देखोगे आप, ये बीएनएस से है। ऐसे ही क्वेश्चन 10 देखोगे आप, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस से है। क्वेश्चन 11 एविडेंस एक्ट से है। क्वेश्चन 12 ये भी एविडेंस एक्ट से है। क्वेश्चन 13 अब ये भी एविडेंस एक्ट से है। क्वेश्चन 14 बीएसए से है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जैसे ही आप 15 क्वेश्चन पे देखेंगे, आप देखेंगे ये फिर से सीआरपीसी का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन 16 देखेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन 17 देखेंगे आप, सीवीसी पे आ गए। कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी। फिर अगला 18 क्वेश्चन फिर सीपीसी से है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखेंगे कॉपीराइट एक्ट में पहुंच गए। क्वेश्चन 20 पे जाएंगे, अभी कॉन्स्टिट्यूशन पे पहुंच गए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
ये भी आपको कहाँ से मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट से मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने पढ़ रखा है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन 21 में अगेन सीपीसी पे पहुंच जाएंगे आप। क्वेश्चन 22 सीपीसी अगेन। क्वेश्चन 23 अगेन सीपीसी। क्वेश्चन 24 ये भी सीपीसी से है। 25 ये फिर आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट पे पहुंच गए हैं। तो यू आर लकी दैट यू आर गेटिंग बैक टू बैक क्वेश्चन फ्रॉम द सेम ईयर एक्ट, बट सारे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं हो। जैसे 25 क्वेश्चन में देखेंगे आप आर्बिट्रेशन एक्ट से क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन 26 में देखेंगे आप सीधे फैमिली लॉ में पहुंच गए, आप आर्बिट्रेशन से सीधे फैमिली लॉ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 27, ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डीवी एक्ट का क्वेश्चन है जो कि सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ फिर भी पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि अगर आपने फैमिली लॉ पढ़ा है तो उसमें जो वुमेन से रिलेटेड लॉज हैं, डीवी एक्ट है, डीपी एक्ट है, वो भी आप एक बार देख लें। क्वेश्चन 28 में सीधे आप पीआईएल पे पहुंच गए। क्वेश्चन 29 में तो प्रॉपर्टी टैक्स से पहुंच गए आप लैंड एक्विजिशन एक्ट पे, और डिफाइंड इट इज अ लैंड एक्विजिशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 पे आप फिर पहुंच गए पब्लिक इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पीआईएल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। और यू कैन ऑल्सो चेक फॉर द, यहाँ पे पूछा है कि किस प्रोविजन पूछा है, वो भी किसका पूछा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी। क्वेश्चन नंबर 31 इनकम टैक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 32 पेटेंट कॉपीराइट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आप पहुंचेंगे, अगेन दिस इज द क्वेश्चन दैट इज यू कैन से अ रैंडम क्वेश्चन, एंड कहाँ से लिया गया है, आपको किस रेफरेंस से इसको ढूंढना है, ये सीपीसी यहाँ पर डिफाइंड, सॉरी सीआरपीसी यहाँ पर डिफाइंड। 34 पे सीआरपीसी के बाद सीधे आप बीएसए पे आ जाएंगे। 35 देखेंगे आईटी एक्ट आ जाएगा। 36 देखेंगे एनआई एक्ट आ जाएगा। 37 देखेंगे एनवायरमेंटल लॉ से आ जाएंगे। 38 देखेंगे ये अगेन फिर आईटी एक्ट से आ गया है। 39 दिस इज रिलेटेड विद द लैंड एक्विजिशन एक्ट। 40 देखेंगे ये सीपीसी से रिलेटेड है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी का क्वेश्चन है ये, यहाँ पे मैंने लिख दी रखा है। 41 में फिर आप कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट पे आ गए। 42 पे ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 43 एनआई एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 44 ये कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है। 45 आईटी एक्ट का क्वेश्चन है। 46 लेबर लॉ का क्वेश्चन है ये। 47 फिर बीएनएस के क्वेश्चन पे आ गए। 48 में बीएनएसएस के रिलेटेड क्वेश्चन है। 49 पे ये आर्बिट्रेशन का क्वेश्चन है। 50 पे एडवोकेट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 51 फिर आप इनकम टैक्स पे आ गए। 52 हिंदू सक्सेशन लॉ पे आ गए। 53 पे फिर कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए। 54 पे कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए। 55 फिर जुडिशियल डॉक्ट्रिन दैट प्रिवेंट्स लेजिस्लेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये लेजिस्लेशन से क्वेश्चन है। 56 ये क्वेश्चन है हिंदू मैरिज से, हिंदू मैरिज एक्ट। 57 आर्बिट्रेशन। 58 पीआईएल। 59 पीआईएल। 60 फिर कॉन्स्टिट्यूशन है। 61 सीपीसी है। 62 सीपीसी फिर बीएसए के क्वेश्चन है। मैं आपको इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो पैटर्न है, इस क्वेश्चन पेपर का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि आपको पहले 10 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेंगे, फिर 8 क्वेश्चन फैमिली से मिलेंगे, 10 क्वेश्चन फिर सीपीसी से मिलेंगे, 4 क्वेश्चन पीआईएल से मिलेंगे, 2 क्वेश्चन एनवायरमेंट से मिलेंगे, 2 क्वेश्चन फिर अगले 2 क्वेश्चन साइबर लॉ से मिलेंगे। ऐसा कुछ भी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है ये पूरा का पूरा आप देखेंगे डिस्टॉर्टेड है, इसमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है। तो करना क्या है आपको कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर, वो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। सबसे पहला काम, आपको जब क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं और आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया गया है,
तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि वह वेरी क्विक रीडिंग, ठीक है, ऊपर ऊपर से रीडिंग कर लें। अगर इट इज टेकिंग टाइम और इट टेक्स टाइम फॉर यू टू रीड द क्वेश्चन पेपर क्विकली, क्या करेंगे, इसमें जो मेन वर्ड्स हैं, जो मेन टाइटल वर्ड्स हैं, उनको मार्क कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आईपीसी आपको दिख गया, तो आप मार्क कर लें आईपीसी को, और आईपीसी इसके आगे मार्क कर दें। क्वेश्चन 2 में आपको यहाँ पे अगेन बीएनएस दिख गया, क्वेश्चन के आगे बीएनएस लिख दें। क्वेश्चन 3 में आपको यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट दिख गया, एमवी एक्ट लिख दें इस क्वेश्चन के ऊपर, या फिर आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, उसमें आपका टाइम बच जाएगा, थोड़ा सा माइन्यूट से सेकेंड सा फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 4 में आपको देखेंगे पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट से है ये। क्वेश्चन 5 यहाँ पे आईपीसी दिख जाएगा, आईपीसी मार्क कर दिया आपने। तो इस तरह से आपको ये टाइटल वर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे ये अंडरलाइन कर रखे हैं, कहीं मैंने सर्कल कर रखे हैं, और उसके क्वेश्चन के सामने ही या क्वेश्चन के ऊपर ही मैंने लिख दिया ये क्वेश्चन में मुझे किस बेयर एक्ट का यूज करना है। तो इससे क्या होगा, आपको जो बेयर एक्ट्स हैं उनको यूज करने में डिफिकल्टी नहीं होगी, उसमें आंसर ढूंढने में आपको बहुत ज्यादा अपना वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। अब समझिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन है। जैसे मेरे पास अभी इनको बेयर एक्ट्स को साइड में रख देते हैं, ये 20 से 25 लगभग बेयर एक्ट्स हैं टोटल, जो आपको यूज करने हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। मैंने देखा पहला क्वेश्चन किससे है, आईपीसी से। इस पूरे लॉट ऑफ बेयर एक्ट से मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे पास आईपीसी का एक्ट इसमें कहाँ है। मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट निकाला, नहीं मिला मुझे। एविडेंस एक्ट निकाला, नहीं मिला। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट निकाला, नहीं मिला। आईपीसी मिल गया मुझे। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने इस आईपीसी उनको रख दिया, मैंने आईपीसी लिया। आईपीसी में मैंने ढूंढा सेक्शन 78। जैसे ही मैं खोलूंगा, आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले इसके इंडेक्स पे जाना है। लेट मी शो यू द इंडेक्स। ये आईपीसी का बेयर एक्ट है, इसमें सारे चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज दे रखे हैं, सामने उनके पेज नंबर भी डिफरेंट है। तो आपने देखा कि यहाँ पे पूछा है सेक्शन 78 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो आप सीधे 78 पे पहुंचेंगे। ये है सेक्शन नंबर 78, ठीक है। चैप्टर पे नजर मार लेंगे एक बार इसका कि किस तरह का चैप्टर है, किस तरह के कंटेंट है इस चैप्टर में। जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो आपको सीधे खोलना है, कहाँ पे, ये पेज नंबर 15। तो सीधे पेज नंबर 15 पे आ जाएंगे। ये है मेरा पेज नंबर 15। यहाँ पे एक्ट नंबर 78, ये मेरा 78 एक्ट नंबर है। देखिए मैंने मार्क भी कर रखा है, तो मैंने अपने एग्जाम में यूज किया है इसको पढ़ने को। एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये आपको एक्ट पढ़ना है बहुत ध्यान से। ज़्यादा लंबा एक्ट नहीं है, ये ज़्यादा लंबा सेक्शन नहीं है, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको आंसर करने के लिए आपको सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे पहले, ठीक है। तो वो इजी क्वेश्चन आपने ढूंढा, आंसर मार्क किया और इसको साइड में रख दिया, ठीक है। लेट मी पुट इट असाइड। आपने देखा दूसरा क्वेश्चन है बीएनएस से। अब अगेन मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना बीएनएस का, ये है मेरा बीएनएस का डायरेक्ट, तो इसमें मैं बीएनएस के क्वेश्चन क्या करूंगा, सर्च करूंगा। अब यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज ऑफेंडर में केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एट अ टाइम, ठीक है। तो किसी भी ऑफेंडर को मैक्सिमम कितने दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन है। आप ढूंढेंगे आप बेयर एक्ट में तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको बहुत, ये देखिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे रखा है यहाँ पे, मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे। ये आप सेक्शन 11 में जाएंगे तो आपको मिलेगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। उसकी लिमिट्स भी दे रखी हैं सेक्शन 12 में कि कितनी लिमिट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, उसमें आपको ढूंढने के मिल जाएगा। आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में कुछ भी डिफाइन नहीं है कि कौन से सेक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आपने अच्छे से पहले से पढ़ रखा है ये, तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट खोलने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपको एक बार डायरेक्ट खोल कर देख लेना चाहिए कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पूछा गया है एट अ टाइम, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मेरे इंडेक्स में कहाँ पे है। तो एक बार आपको इंडेक्स में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल जाएगा,
यू कैन डायरेक्टली गो ऑन दैट पेज नंबर 13 पेज नंबर पे है। मैं 13 पेज नंबर पे जंप करूंगा। ये है पेज नंबर 13, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। यहाँ भी ये कुछ क्लॉजेस दे रखे हैं। अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 months, ठीक है। बी है अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 months इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 6 months एंड शैल नॉट एक्सीड 1 year, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज कितना हो जाएगा यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 months इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 1 year, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा। और इसका जो आंसर है क्वेश्चन का, यहाँ पे कुछ लिमिट है, रेस्ट्रिक्शन है, इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसकी जो लिमिट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, वो 14 दिन, एक बार में 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पे ये डायरेक्ट में आपके दे रखा है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पढ़ा उन्होंने, ठीक है, यहीं पे उनको मिल जाएंगे कि 1 month, ये 2 months, नॉट एक्सीडिंग 3 months। जल्दी जल्दी बच्चे क्या करते हैं, नॉट एक्सीडिंग 3 months, जल्दी जल्दी ये क्लॉजेस पढ़ते हैं और देखते ही वो आंसर मार्क कर देते हैं, क्योंकि तो आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन देखना है, समझना है कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है, फिर आपको मार्क करना है। ये आंसर आपको मिल जाएंगे, कई ऑप्शंस में आपको दे रखेंगे, जैसे ही आप देखोगे वैसे ही मार्क कर दोगे। जबकि आंसर इसका सेक्शन 11 में ना होकर सेक्शन 12 में मिलेगा, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की एक लिमिट है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कंसेक्यूटिव कन्फाइनमेंट कितना है, ठीक है। तो 14 days एट अ टाइम, ठीक है, एक बार में 14 दिन का जो कन्फाइनमेंट है वो दिया जा सकता है। फिर सेक्शन क्वेश्चन 3 पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन 3 रिलेटेड है मोटर व्हीकल एक्ट से। तो भारतीय न्याय संहिता का अपना ये डायरेक्ट रख दूंगा और मैं मोटर व्हीकल एक्ट ढूंढूंगा, इसमें कहाँ है, ठीक है। ये है मेरा मोटर व्हीकल एक्ट। और मोटर व्हीकल एक्ट में मुझे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, व्हाट इज द फिक्स अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल इन द केस ऑफ डेथ कॉज्ड बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट अंडर नो फॉल्ट लायबिलिटी। तो आपको कंपनसेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये कितना कंपनसेशन ग्रांट किया जाता है इन केस ऑफ अ मोटर एक्सीडेंट, ठीक है। सो अगर आपने पूरा डायरेक्ट पढ़ रखा है, अच्छे से इसका इंडेक्स पढ़ रखा है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आपको सर्च करने में काफ़ी टाइम लग सकता है कि कैसे इस आंसर को ढूंढा जाए, ठीक है। जैसे ही मोटर व्हीकल करूंगा, मेरे को अगला जो लो है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से है। अब अगेन मैं उसमें पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट का और लेबर लॉ के डायरेक्ट ढूंढ, इसमें बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद दोबारा मुझे आईपीसी पकड़ना है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले देखना है, मार्क कर लेने हैं ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे बेरेक्ट्स इन क्वेश्चंस के सामने। एक बार मैंने अगर आईपीसी का बेरेक्ट उठा लिया, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये आईपीसी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक ही बार में कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन 1 आईपीसी का है। अब मैं अगला देखूंगा आईपीसी का क्वेश्चन का है, क्वेश्चन 5। अगला क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा क्वेश्चन 5। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आईपीसी का, वो फटाफट ढूंढूंगा मैं कहाँ पे है, ठीक है। आईपीसी क्योंकि पुराना डायरेक्ट है, पुराना लॉ है, तो इससे क्वेश्चन अब कम पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आईपीसी का क्वेश्चन आ गया है। फिर यहाँ मैंने सब में सामने लिख रखे हैं, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ढूंढने में, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको आईपीसी दिख जाए, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक बार आईपीसी खत्म हो जाता है आपका, ये है आईपीसी का क्वेश्चन नंबर 93। फिर यहाँ पे 99, तो देख रहे हैं आप
पहला क्वेश्चन आपको आईपीसी का यहाँ मिला, ठीक है, पेज नंबर 3 पे, दूसरे पन्ने पे है ये क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद ढूंढते ढूंढते अगला जो आईपीसी का क्वेश्चन है वो आपको यहाँ जाके मिलता है 92 पे मिलता है, 98 पे मिलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक बार में ही अपना बैरेक कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आईपीसी आपका कंप्लीट हो गया, जैसे ही आपको आईपीसी को साइड में रख देना है और आपको फिर बीएनएस पकड़ लेना है। जैसे बीएनएस देखा तो अब सारे क्वेश्चन में बीएनएस के करना शुरू करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 बीएनएस का जैसे ही मैंने किया, मैं देखूंगा अगला क्वेश्चन मेरा बीएनएस का कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अटेम्प्ट किया, अगला क्वेश्चन देखूंगा मैं बीएनएस का कहाँ है। यह है क्वेश्चन नंबर, ये बीएनएस से रिलेटेड है, ये अटेम्प्ट करूंगा। इसके बाद मुझे जहां भी बीएनएस के क्वेश्चन दिखेंगे सबसे पहले मैं बीएनएस के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। इससे होगा क्या, जैसे जैसे आप ये सारे कंप्लीट कर लोगे आपके जो बैरेक्स हैं उनमें से जो ढूंढने का जो प्रोसीजर है वो कम हो जाएगा। पहले अगर आप 20 बैरेक्ट से ढूंढ रहे थे तो अगर आपने शुरू के 2 बैरेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं तो 2 बैरेक्ट आपको साइड में रख दे रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और बैरेक्ट्स रखने का एक तरीका मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सारे बैरेक्ट्स को इकट्ठा रखते हैं, एक साथ रखते हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जिन सब्जेक्ट्स का वेटेज ज्यादा है, ठीक है, जैसे बीएनएस का वेटेज अच्छा है, मेजर क्रिमिनल लॉ है, आईपीसी का वेटेज अच्छा है, मेजर क्रिमिनल लॉ है, इन दोनों को साथ साथ रखना है क्योंकि दोनों सिमिलर ही बैरेक्ट्स हैं, बस उसमें सेक्शन नंबर्स को चेंज है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बीएनएसएस और सीआरपीसी, ठीक है, यहाँ भी आपको सीआरपीसी दिखेंगे। बीएनएसएस और सीआरपीसी आपको टेबल पे ऐसे साथ में रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको अपने पास रखना है। इसके बाद आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सीपीसी, ठीक है, ये आपको इस तरह से अपनी टेबल पर रख लेने हैं, ठीक है। इससे आपको ढूंढने में खोजने में प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है। जैसे देखा आपने बीएनएस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने है, बीएनएस आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आईपीसी आपके सामने है, सॉल्व कर सकते हैं, सीआरपीसी आपके सामने है, बीएनएसएस आपके सामने है, सीपीसी आपके सामने है, कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने है, बीएसए आपके सामने है, ठीक है। ये मेजर लॉ है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं सब्जेक्ट से कवर होते हैं। उसके बाद जो आपके छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं उनको आप साइड में रखिए, ठीक है। जो कम वेटेज के सब्जेक्ट्स हैं जिनसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप साइड में रख सकते हैं। जैसे यहाँ रख दिया आपने, कुछ बैरेक्स इधर रख दिए, कुछ बैरेक्स इधर रख दिए, ठीक है, और कुछ बैरेक्स अपने पास रखते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा कौन सा बैरेक कहाँ रखा हुआ है और मुझे कहाँ को देखना है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी है अपने एआईबी के क्वेश्चन पेपर में। अदरवाइज ये सारे के सारे बैरेक्स को रीड करना, उनसे क्वेश्चन ढूंढना, सेक्शन नंबर को रीड करना और उनको स्विच करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है, उसमें आपका बहुत सारा समय चला जाता है। और इस पेपर में मोस्टली जो आपको करना है वो आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल है। जितने अच्छे से आप अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड करते हैं उतनी ही बेहतर तरीके से आपको अपना टाइम मैनेज करना है यहाँ पे, तभी आप इस क्वेश्चन में कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसके 70 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी पूरी प्लानिंग नहीं है, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो आप 70 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपका टाइम मैनेजमेंट और आपकी स्ट्रेटेजी, आप किस तरह से सब्जेक्ट्स को हैंडल कर रहे हो, किस तरह से अपने बैरेक्ट्स को रीडिंग कर रहे हो, वही डिपेंड करेगा कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं या आपको अभी एक और अटेम्प्ट और लगेगा इस एग्जाम को समझने में, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है।